हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल का प्रश्न उत्तर प्रश्नावली करेंगे। यह 8 क्लास का सरकारी स्कूल जो NCERT है झारखंड में जो चलता है उसी का यह मैथ का किताब है। आपको जो नया वाला किताब है उसमें आपको वर्ग और वर्गमूल अध्याय 2 में देखने को लिए आपको मिलेगा, और वहीं अगर पुराना किताब लीजिएगा तो पुराना किताब में आपको वर्ग और वर्गमूल आपको अध्याय 5 में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग जो प्रश्नावली है 2.1 उसको बनाते हैं। यहाँ देख ले प्रश्नावली 2.1। तो इसमें बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हम 4 है, 4 को हम लोग 2 गुना 2 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग 9 को भी 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुना 4 के रूप में हम लोग 4 गुना 4 के हम लोग 16 को लिख सकते हैं। इसी प्रकार में आगे भी हम मान लीजिए 25 है, तो 25 को भी हम लोग 5 गुने 5 के गुणनफल के रूप में हम इसको, यानी कहने का मतलब है किसी संख्या को अगर हम आपस में 2 बार गुना करेंगे और जब हमको कोई संख्या प्राप्त होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। अब देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं होता है, तो यहाँ 5 है। तो देखिए 5 को हम किसी भी 2 संख्या को आपस में गुना करके नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ। फिर 6 को भी इसी तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग 36 को लेकिन लिख सकते हैं, क्योंकि 36 को 6 गुना 6 अगर लिखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 37 को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या, ये 37 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 37 को हम लोग किसी भी संख्या को आपस में गुना करके नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग समझ गए पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अब देखिए एक नियम है कि पूर्ण वर्ग संख्या होता कौन कौन है। तो चलिए इसके नियम को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिए नियम है, संख्या के अंत में यदि 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए यह एक संख्या दिया हुआ है, इसके अंत में क्या है, तो इसके अंत में 2 है, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। तो जब भी इस तरह से रहेगा, इकाई अंक में 2 रहेगा, 3, 7, 8 रहेगा, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। हम इसको देख कर पहले ही बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये संख्या देखिए यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 3 है, तो यहाँ देखिए 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 17 में भी देखिए अंतिम अंक है 7 है, चाहे इकाई अंक 7 है, तो भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 38 में भी वही 8 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार इसमें देखिए पूर्ण थी, लास्ट में क्या है, अंत में है 3 है, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने का एक और आपका ये नियम है जो किताब में दिया हुआ है, वो है संख्या के अंत में शून्यों की संख्या भी अगर विषम होगा तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे भी यहाँ देखिए, यहाँ जो 4000 जो दिया हुआ है ये संख्या, यहाँ पर शून्यों की संख्या विषम है, 3 है। विषम संख्या क्यों कौन होता है, जो 2 से आपका भाग नहीं लगता है। जैसे कि 1 हो गया विषम संख्या, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, सब क्या है आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्या जो भी रहेगा, शून्यों की संख्या अगर रहेगा किसी संख्या में तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। 10 में भी देख लीजिए यहाँ पर 0 1 ही है, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार में यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, यानी कि इसमें शून्यों की संख्या कितना है, विषम है, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं। प्रश्नावली में सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। उसके बाद में हमको इस तरह से यहाँ लिखना होगा। तो इसमें देखिए हम ऐसा क्यों लिखे हैं, आपको लिखना होगा, पहले प्रश्न लिख लीजिए, फिर लिखना होगा चूँकि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अतः जो संख्या है, जो प्रश्न वाला संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ देखिए इसमें इकाई अंक क्या है आपका, या अंतिम अंक क्या है, 7 है, तो यहाँ पे देखिए 7 है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। उसके बाद में उसके बाद में दूसरा बी है, बी को भी उसी तरह से कर लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए, और उसमें भी आप वही पर कर लीजिए, जैसे कि अतः इतना जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद आप सी देख लीजिए, सी में भी वही लिखना है। अब यहाँ देखिए सी में क्या है कि जो आपका सम संख्या था, शून्यों की सम संख्या, वही वाला आ गया है, तो इसमें भी उसी तरह से लिखना है, इसको लिख लीजिएगा। अभी हम आपको बताए थे कि अगर शून्यों की संख्या सम रहेगा तो क्या रहेगा,
वह वर्ग संख्या होगा, लेकिन विषम रहेगा तो वर्ग संख्या नहीं है। इसमें देखिए शून्यों की संख्या सम है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः इस तरह से आप लिखिएगा। उसके बाद में सी के बाद है डी है। डी में भी आप देख लीजिए उसी तरह से करना है। इसको साइड में कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ देखिए, डी में आपको देखने वाली चीज़ है कि यहाँ शून्यों की संख्या यहाँ पर भी क्या है, आपका सम है, यहाँ भी सम है। लेकिन ये जो 4 है, शून्य के अलावा जो संख्या 4 है, ये आपका वर्ग संख्या है, क्योंकि 4 को हम लोग 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए शून्यों की संख्या भी सम है और ये भी है। तो यहाँ देखिए शून्यों की संख्या भी सम है और शेष संख्या 4 भी वर्ग संख्या है, इसलिए यह पता यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें देखिए शून्यों की संख्या तो सम है, लेकिन शून्यों की संख्या तो सम है, लेकिन शेष संख्या 14 वर्ग संख्या नहीं है। अतः 1400 क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 4 को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन 14 को हम लोग किसी संख्या के आपस में गुना करके हम नहीं लिख सकते, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं डी के बाद ई भी उसी तरह है। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ शून्यों की संख्या क्या है, विषम है। तो जब शून्य की संख्या विषम रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ई के बाद है एफ में देखिए शून्यों की संख्या क्या है, यहाँ पर शून्यों की संख्या देखिए 2 है। तो और क्या 81 है, इसको भी हम लोग वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 81 को हम लोग 9 गुना 9 के रूप में लिख सकते हैं, अतः 8100 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद में एफ के बाद हो गया जी देखिए संख्या के अंत में क्या है, यहाँ पर संख्या के अंत में आपका 8 दिया हुआ है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद में है एच में देखिए शून्यों की संख्या विषम है, यानी एक ही है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद में आप अगला देख लीजिए। इसके बाद में है निम्नलिखित में से क्या बोलता है, किसका वर्ग सम संख्या या विषम संख्या है, बताइए। तो एक बात जान लीजिए कि अगर सम संख्या का वर्ग आप निकालेगा तो वो आपका सम ही होगा, और विषम संख्या का वर्ग आपका विषम होता है। तो देखिए मान लीजिए कि सम संख्या है 4 है, तो 4 का अगर हम लोग वर्ग निकालते हैं तो 4 गुना 4 अगर हम लोग करेंगे, 4 गुना 4 करेंगे तो ये 16 हो गया। तो ये आपका सम संख्या है। 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या होता है, सम संख्या ही होता है। उसी प्रकार विषम संख्या मान लीजिए 3 ले लीजिए, तो 3 का अगर हम लोग वर्ग निकालते हैं, 3 गुना अगर 3 लिखते हैं तो 3 3 9 हो गया। तो ये अगर विषम संख्या तो ये भी आपका विषम संख्या होगा। यही बस थोड़ा सा नियम है, तो इसको देख लीजिए अब क्या होता है। हाँ, तो यहाँ देखिए पहला है 441 है, तो ये आपका विषम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लेरिफिकेशन देना होगा कि यह विषम संख्या क्यों हुआ। तो चूँकि विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम ही होता है, अतः इतना का वर्ग एक विषम संख्या होगा। इसी प्रकार से आपको सब बनाना है। तो देख लीजिए दूसरा है 4 है, यह सम संख्या होगा, तो इसका भी वर्ग सम संख्या होगा। इसके बाद में तीसरा है, तीसरा में विषम संख्या है, तो इसका भी वर्ग विषम संख्या होगा। उसके बाद में चौथा है, ये भी क्या है, विषम संख्या, इसलिए अतः इसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। उसी प्रकार से पांचवा देख लीजिए, ये सम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी एक सम संख्या होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे यानी कि अब क्या बोलते हैं, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक आपको बताना है। तो इकाई अंक बताना है, तो इसके लिए मान लीजिए कि यहाँ पर 19 दिया हुआ है, 19 है। तो अगर हम इसका वर्ग करते हैं, यानी कि 19 गुना 19 करते हैं तो कितना हो जाता है, देख लीजिए। 9 9 81 के 1 हो गया, हासिल 8 हो गया, 9 कम 9 9 8 17 हो गया, हासिल जोड़ लिया। इसके बाद में ये 1 से गुना करना है, तो 1 और 9 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये 9 यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर होगा। 1 हो गया, 9 7 16 के 6, हासिल 1 1 2 और फिर हासिल 1 3, 361 हुआ। तो यहाँ देखिए 9 और 9 का जो हम लोग वर्ग किए, यानी 19 19 को हम लोग वर्ग किए, यानी कि 19 गुना 19 लिखे, तो हमारा कितना आया, 361 आया। यहाँ पर देखिए 1 आया, इकाई अंक 1 आया। उसी प्रकार से अगर हम 19 को भी, अगर हम 19 का भी देखिए, अगर आखिरी अंक है यानी 9 है, इसका अगर हम 81 करते हैं तो 81 में भी इकाई अंक क्या आया, 1 आया। तो उसी प्रकार से हमको पूरा इतना करना नहीं है, केवल हमको इकाई अंक जो है उसी का केवल हमको यहाँ पर लिख देना है। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि इकाई अंक होता कितना है, कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए पहला है
पहला है यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए 19 में कितना होगा, और इस प्रकार से हम लोग को लिखना होगा। जैसे चूँकि 19 में इकाई के स्थान पर 9 है और 9 का वर्ग होता है 81, अतः 19 के वर्ग में इकाई अंक का अंक 1 होगा। यह आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपको सबको लिखना है। तो चलिए सबको लिखते हैं। 21 में देखिए 1 है, वर्ग संख्या क्या है, कितना है इसमें, इकाई के स्थान में 1 है और इकाई 1 का वर्ग होता है 1 ही, तो इसलिए अतः 21 के वर्ग में ये इकाई का अंक 1 होगा। उसी प्रकार में सब देख लीजिए बनाना है। तीसरा का इस तरह से होगा, देख लीजिए। फिर चौथा का भी इस तरह से होगा। पांचवा का देख लीजिए, छठा देख लीजिए, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10वां एक बार देख लीजिए, यहाँ पर शून्य है, तो 400 में इकाई के स्थान पर शून्य है और शून्य का वर्ग शून्य ही होता है, अतः 400 के वर्ग में इकाई का अंक 0 होगा, मतलब शून्य होगा, मतलब 1 भी नहीं होगा। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताना है, कितना होगा। तो देखिए शून्यों की संख्या डबल हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो 10 का अगर आप वर्ग करेंगे यानी कि 10 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, यानी कि जो शून्य हो गया वो डबल हो जाता है। अब मान लीजिए कि 40 है, तो 40 गुना अगर आप 40 कीजिएगा, 40 गुना अगर आप 40 करते हैं तो कितना होगा, 4 चौके 16 हो गया, और यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, तो देखिए यहाँ पर 1 शून्य है तो यहाँ पर 2 शून्य हो गया, यानी कि शून्यों की संख्या क्या हो जाता है, आपका डबल हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान है। तो इसको देखिए हम किस प्रकार से बनाए हुए हैं। पहला प्रश्न इस तरह से उतार लीजिएगा और इस तरह से आप लिख दीजिएगा, जैसे कि चूँकि संख्या में शून्य होने पर उसके वर्ग में शून्यों की संख्या दोगुनी हो जाती है, अतः 20 के वर्ग में शून्यों की संख्या 2 होगा। आप इसको इतना बना कर लिख दीजिएगा, आपका पूरा नंबर आएगा। उसके बाद में चौथा में भी देख लीजिए, यहाँ शून्यों की संख्या 2 है, तो इसका जब वर्ग निकालेंगे हम लोग, 400 का जब वर्ग निकालेंगे तो शून्यों की संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा भी देख लीजिए, वही है 3 है, तो यहाँ शून्यों की संख्या 6 हो जाएगा। फिर 41 देखिए, 41 में एक भी शून्य नहीं है, तो जब एक भी शून्य नहीं है तो इसका जो 41 के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगा, एक भी नहीं रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। इसी प्रकार से यह समाप्त होता है अध्याय। और मेरे YouTube चैनल मनोज नोटबुक के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो 2.2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।